हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर एंड सॉल्यूशन, मजदूरों की समस्या और समाधान। मतलब भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मजदूरों का उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जानते होंगे कि किसी चीज़ को उत्पादन के लिए हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या उसके फैक्टर हैं। पहला कैपिटल, दूसरा लेबर, तीसरा ठीक है रॉ मटेरियल, चौथा लैंड जहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाएगी, पांचवा इंटर लगाने के लिए रिस्क लेता है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट हैं उत्पादन के लिए। और प्रोडक्शन, तो इसमें हमने क्या बताया आपको, लेबर, मजदूर या श्रम, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे देश में मजदूरों की क्या क्या समस्या है, तो मजदूर को अगर हम दो भाग में बांटेंगे, पहला ऑर्गेनाइज संगठित और दूसरा अनऑर्गेनाइज और संगठित। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा औद्योगिक मजदूर। औद्योगिक मजदूर कौन मजदूर होता है? जो कंपनी में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है। दोज लेबर हु आर कवर्ड बाय फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट से जो कवर होता है, जहाँ पर वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पर कि फैक्ट्री एक्ट लागू है, वहाँ काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? औद्योगिक मजदूर। और इनकी तादाद मैंने क्या बताया 2004-05 में कि 1.43% ऑफ द टोटल मजदूर, टोटल। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ही माइनस्कुल ग्रुप है, बहुत छोटा ग्रुप है। अगर 2004-05 में टोटल मजदूर जो था हिंदुस्तान में 423 मिलियन था, 423 मिलियन। ठीक है, 423 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मिलियन में 1 करोड़। तो इसका मतलब 423 मिलियन मतलब क्या हुआ? 42.3 करोड़ लोग, 42.3 करोड़ ये मजदूर थे। उसमें से 6.09, ये 6.09 मिलियन, इसका मतलब क्या हुआ? 60 लाख, 60 लाख 61 लाख। ठीक है, 60 लाख के लगभग क्या है? इंडस्ट्रियल मजदूर थे। तो इसका मतलब जो टोटल जो मजदूर हैं हिंदुस्तान में, उसमें औद्योगिक मजदूर का हिस्सा बहुत ही कम है। कितना है? 1.43%। ठीक है, यह बहुत ही छोटा ग्रुप है, लेकिन यह छोटा ग्रुप है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्यों? कि यह प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा योगदान देता है, हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो औद्योगिक मजदूर है उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, तो आप देखेंगे जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई हमारे देश में। तो मजदूर जो आए वो गांव से आए, रहने का खाने का ठिकाना नहीं था, स्लम एरिया शहरों में बनने लगा। ठीक है, वो अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, और चूंकि गांव में जाति बिरादरी का ज़्यादा महत्व होता है तो वो उससे भी पीड़ित थे। मतलब मजदूर भी जातिगत और क्षेत्रवाद के शिकार थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात थी कि माइग्रेटरी थे, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, गांव से शहर की ओर। जैसे इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो बहुत सारे गांव उजड़ गए, क्योंकि वहाँ के बासिंदे जो थे वो गांव से शहरों की तरफ आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि देयर वाज टोटल डिसयूनिटी, मतलब
डिसयूनिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? एकता का उल्टा क्या होगा? हाँ, मतलब उनमें एकता का अभाव था, ऐसे आप कह सकते हैं, क्योंकि वो विभिन्न गांवों से आए थे और विभिन्न समाज के, विभिन्न जाति के, विभिन्न वर्ग के लोग थे। उनमें शिक्षा का भी बहुत अभाव था, कौशल का भी बहुत अभाव था शुरुआती दिनों में। लेकिन अभी छोटा सा, अभी आज़ादी के 72 साल होने के बाद में अभी हम क्या देखते हैं कि कुछ छोटा सा ग्रुप ऐसा भी मजदूरों का, इंडस्ट्रियल मजदूरों का हो गया है, जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के लोग हैं, ठीक है, जो उनके पूर्वज शहरों में आए थे, अब वो जो है पढ़े लिखे हो गए हैं और उनका सोच भी थोड़ा बदल गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेकिन उनका जो संख्या है वो अभी भी माइनस्कूल है, माने एक छोटा ही ग्रुप है, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट था कि ये मजदूर जो शाश्वत काम करने वाले नहीं थे, एब्सेंटिज्म के शिकार रहते थे। एब्सेंटिज्म, गैरहाजिरी, अगर मिल मालिक ने या प्रबंधन ने कुछ डांट फटकार दिया तो भाग गए, चले गए गांव, फिर 6 महीना तक नहीं आएंगे। तो एक जो वर्क जो कल्चर होता है शहरों में, खास करके इंडस्ट्री में, वो वर्क कल्चर का अभाव हमारे भारत के मजदूरों में था। अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लगे हैं। अब दोस्तों इसमें हम 2-3 पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे। सबसे जो उत्पादन को प्रभावित करता है वो क्या करता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, औद्योगिक विवाद। अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है, औद्योगिक विवाद, इसके क्या रूप हो सकते हैं? 2-3-4 रूप हैं। जैसे स्ट्राइक, आप सब जो जानते हैं, स्ट्राइक माने हड़ताल। स्ट्राइक दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? मजदूरों के द्वारा। दूसरा होता है लॉकआउट, ये किसके द्वारा किया जाता है? मिल प्रबंधन के द्वारा। ये क्वेश्चन हमको यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा था कि व्हाट डू यू नो बाय लॉकआउट्स। इंटरव्यू में मुझे खुद पूछा था कि लॉकआउट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लॉकआउट किसके द्वारा किया जाता है? मिल प्रबंधन द्वारा, या जो फैक्ट्री के प्रबंधन है उनके द्वारा किया जाता है कि उनको उन्होंने बंद कर दिया। लॉकआउट मतलब बंद कर दिया, तालाबंदी कर दिया, खुद बोले हमें फैक्ट्री नहीं चलाना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लॉकआउट्स। तीसरा होगा घेराव। घेराव भी होता है, आपने देखा होगा फैक्ट्री गेट पर मजदूर खड़े हो गए, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, ये भी तरीका है। और एक और तरीका है गो स्लो, मतलब जितना हमें काम करना है हम नहीं करेंगे, हम फैक्ट्री में मौजूद तो रहेंगे लेकिन ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे, हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, जितना हमें मन लगा के काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं। और एक और तरीका है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मतलब छटाई। छटाई क्या होता है? जैसे मजदूर है, मान लो 2000 आदमी काम कर रहे हैं, तो उसमें से हमने 200 आदमी को छांट दिया, बाहर कर दिया कि आपका काम नहीं है, जाइए, आपका जितना भी स्वत्व का भुगतान है आप ले लीजिए और जाइए। तो दिस इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। तो ये दीज आर द ऑल द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हुए हैं, जो औद्योगिक विवाद हुए हैं, वो बेसिकली स्ट्राइक से हुए हैं। जो मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दिया कि हमें काम नहीं करना है, ठीक है। और 6-6 महीना, बरस दिन तक, और बॉम्बे में जो स्ट्राइक हुआ तो 1-1.5 साल तक चला था, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो ना? ऐसा कोई तो ऐसी बात तो है नहीं कि जो उसको कि नहीं समझ रहे हैं आप, कैच कर रहे हैं। अब दोस्तों ये जो डिस्प्यूट या जो विवाद होते हैं उसके रीजन क्या हैं? पहला, डिमांड फॉर वेज, मजदूरी बढ़ाने के लिए, डिमांड फॉर रेजिंग, ऐसे लिखेंगे, डिमांड फॉर रेजिंग वेजेस, ठीक है। अब
मजदूरों का यह कहना है कि हमें जो आप मजदूरी दे रहे हैं वो जो प्राइस राइज जो हो रहा है, जो महंगाई जो बढ़ रही है उससे कम है, तो इसीलिए हमारी मजदूरी को आप बढ़ाएं। तो ये पहला फैक्टर है स्ट्राइक के लिए या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए, ठीक है। दूसरा है बोनस। बोनस दोस्तों क्या होता है? बोनस ये होता है कि यदि मान लीजिए कोई फैक्ट्री अगर चलता है तो उसमें लाभ होते हैं, उत्पादन होता है, फिर मार्केट में जाता है, मार्केट में जाने के बाद वो सामान बिकता है, सामान बिकने के बाद में ये देखा जाता है कि पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में से जब माइनस कर देते हैं कि कितना हमारा वियर टियर हुआ, भाई अगर इंडस्ट्री लगाए हैं तो मशीन का भी वियर टियर होगा, टूटेगा फूटेगा, उसको वियर एंड टियर बोलते हैं। प्लस तो फैक्ट्री चलाने में क्या कितना पैसा खर्चा हुआ, तो वो जब सब माइनस कर देंगे तो ग्रॉस में से जितने खर्चे आए हैं वो माइनस करने के बाद में वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट में अब इसका अगर फैक्ट्री मान लो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, सपोज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो उसमें क्या होगा कि जो नेट प्रॉफिट होगा वो शेयर धारकों में बंटवारा होगा, एनुअल बंटवारा, वार्षिक। अब बोनस मतलब क्या होता है? बोनस का मतलब ये होता है कि मजदूर ये क्लेम करता है कि चूंकि उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण साधन हम लोग हैं, क्योंकि हम ही ने आपको लाभ दिया है, तो जो मिल मालिक है उसको तो फायदा होना चाहिए, लेकिन चूंकि उसने पूंजी लगाया है, उसने इंटरप्रेन्योर का काम किया, क्योंकि उसने जोखिम झेला है, लेकिन मजदूरों ने भी अपनी जान की बजाय बाजी लगा करके दिन रात मेहनत करके काम किया है, तो उन्हें भी उस लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लाभांश। हिंदी में क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड बोनस। तो बोनस के डिमांड के लिए भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते रहे हैं। इसके बाद में तीसरा फैक्टर क्या है? इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ लेबर। अभी कंडीशन ऑफ लेबर क्या होता है? उनकी स्थिति में सुधार। इसका मतलब क्या? जो जहां पर वो काम करते हैं उनके काम के घंटे नियत होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो मशीनरी जो बहुत ज़्यादा रिस्की है उसको कम से कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स फैक्ट्री में लगाया जाना चाहिए, सुरक्षा के प्रबंध किए जाने चाहिए ताकि जान माल का नुकसान नहीं हो, मजदूर मारे नहीं जाएं, ठीक है। तीसरा, जो मजदूर जहाँ पर वो रहता है, जहाँ पर उसका रेसिडेंस है, बास है, वहाँ पर साफ सफाई स्वच्छता की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो कंडीशंस ऑफ वर्क हैं वो मजदूर हमेशा डिमांड करते रहे, और ये कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर कंडीशंस अच्छे नहीं होंगे तो वो फिर स्वस्थ नहीं रहेंगे, और अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपना योगदान ठीक ढंग से नहीं दे पाएंगे, ठीक है। एक बीमार मजदूर क्या योगदान देगा? तो इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ वर्क कल्चर, ठीक है, तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा, इसके अलावा दो तीन पॉइंट और है जो उनके विवाद का कारण है। जो बहुत सारे जो सरकार ने लेबर लॉज बनाए हैं उसका पालन नहीं होना, चौथा फैक्टर। पांचवा, बहुत फैक्ट्रियों में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाना, मतलब जितना वर्कलोड नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा वर्कलोड होना, जिससे कि तनाव उत्पन्न होना मजदूरों में, ठीक है। ये भी विवाद का एक कारण है। जहाँ पर 10 मजदूर को काम करना चाहिए, पता लगा कि प्रबंधक ने मात्र 5 मजदूर रखा हुआ है और उन्हें 8 घंटे के बदले में 12 घंटे 14 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बहुत सारे जो स्टैंडिंग ऑर्डर जो प्रबंधन द्वारा जारी किए जाते रहे और समय समय पर भारत सरकार के द्वारा या विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते रहे हैं मजदूरों के हित में, उसका अनुपालन नहीं होना, मतलब उसका अनुपालन मिल प्रबंधन द्वारा नहीं किया जाना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं फॉर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। अब दोस्तों, भारत सरकार ने समय समय पर कानून बनाए हैं, सामाजिक सुरक्षा के कानून। तो पहला क्या है, और उसके पहले अंग्रेजों ने भी कानून बनाया था, वर्कसमैन कंपनसेशन एक्ट। मान लो
फैक्ट्री में काम करते हुए अगर मजदूर इंजोर्ड हो गए, घायल हो गए, तो उसका कंपनसेशन का विधान अंग्रेजों ने किया था 1923 में। ठीक है। इसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो 1948 में इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इम्प्लाइज ये सब लिखना पड़ेगा आपको, इम्प्लाइज 1948 मैंने कर्मचारियों के जीवन बीमा 1948 का कानून बना था, जिसमें कि जीवन बीमा कराना अनिवार्य है। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड, मतलब 20 या 20 से ज़्यादा मजदूर जो काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, उस पर ये सब कानून लागू हो रहा है, ये ध्यान रखना। उससे कम में नहीं लागू होगा फैक्ट्री एक्ट के तहत में। ठीक है। तो इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होता है दोस्तों? मतलब ये होता है कि जब आप रिटायर करते हैं तो आपको एक मुश्त रकम दी जाती है। ठीक है, सभी कर्मचारियों को, चाहे तो इसके लिए प्रोविडेंट फंड का विधान जो है वो इसका भी व्यवस्था कानून के द्वारा किया गया है, ताकि औद्योगिक मजदूरों की हित सुरक्षित रहे और रिटायरमेंट के बाद में वो परेशान नहीं हो। तो ये सारे जो नियम बनाए गए सोशल सिक्योरिटी के तहत में किए गए हैं, सामाजिक सुरक्षा के तहत में किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद में पेंशन योजना, मजदूरों के पेंशन योजना के लिए कानून बनाए गए। जैसे कि आप रिटायर हुए तो उसके बाद में आपको पेंशन मिलेगा। इसके बाद में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, महिला मजदूर जो है उसके लिए मातृत्व अवकाश बेनिफिट एक्ट 1961 भारत सरकार ने कानून पास किया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ठीक है। तो इसके बारे में आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अब हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं ट्रेड यूनियन क्या है। ये जो इंडस्ट्रियल लेबर है उनके द्वारा ट्रेड यूनियन बनाया गया, और हमारे देश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ट्रेड यूनियन की का ग्रोथ या वृद्धि या विकास तेज गति से हुआ। ठीक है। व्हाट इज ट्रेड यूनियन? ये एक स्वैच्छिक संस्था है जो मजदूरों के हित के लिए काम करता है। इसका सिंपल परिभाषा यही है। इट इज ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेबर, दिस इज कॉल्ड ट्रेड यूनियन। अब आप देखेंगे कि 1920 में, ये पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1920 में सबसे पहले हमारे देश में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है। उसके बाद में 1930 के दशक में ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस विभाजित हो गया। ऑल इंडिया ट्रेड फेडरेशन, ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन मैंने दो भाग में विभाजित हो गया। क्यों? कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, इसको जब कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया तो फिर दूसरे जो नॉन कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किया। दूसरे युद्ध के बाद में हम क्या देखते हैं? दूसरे युद्ध मतलब 1945 के बाद। इसके पहले मैंने 1930 से लेकर 1945 तक ट्रेड यूनियन की गतिविधि एकदम कमजोर हो गई थी। क्यों हो गई? दो तीन कारण थे। एक तो जो अंग्रेज सरकार है वो कम्युनिस्ट के बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया, क्योंकि वो कम्युनिस्टों को सबसे अपना बड़ा दुश्मन मानते थे, और चूंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस उनके कब्जे में था। दूसरा जो मेरठ कंस्पिरेसी केस हुआ उसमें कम्युनिस्टों की भागीदारी सामने आई, तो उसके कारण से उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको प्रहार किया, उनको सताया और तरह तरह के मुकदमे लाए उन पर। ठीक है। और इसके बाद में एक और फैक्टर हुआ इकोनॉमिक। आप जानते हो 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ। 1929 इकोनॉमिक डिप्रेशन। दोस्तों डिप्रेशन क्या बोलते हैं डिप्रेशन को? व्हाट इज दिस डिप्रेशन? नहीं, जब जो है ना मांग बाजार में खत्म हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाए। ठीक है। सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो जाए, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन।
और 1929 में डिप्रेशन हो गया, पूरे विश्वव्यापी डिप्रेशन हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जबरदस्त बेरोजगारी फैल गई पूरे विश्व में, और इसके तहत में अपने हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मजदूरों को छटनी का शिकार होना पड़ा। ठीक है, तो इसके कारण से जो ट्रेड यूनियन की गतिविधि थी वो कमजोर हो गई। ठीक है, अभी हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि ट्रेड यूनियन जो है वो 1951-52 में 4623 था, 4623। अब बढ़ के कितना हो गया है? 2010 का आंकड़ा दे रहा हूं, 18602। ये 2010 के आंकड़े हैं, मतलब आप समझ सकते हैं ये था 1951 में। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि 4 गुना से ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा वृद्धि हुआ ट्रेड यूनियन की संख्या में। ठीक है, और ये आज़ादी के बाद से ट्रेड यूनियन की विकास में, रफ्तार में बहुत ज़्यादा प्रगति हुआ। और सबसे ज़्यादा अब हम देखेंगे कि विभिन्न पार्टी, अभी आप हिंदुस्तान में ये देखेंगे कि विभिन्न पार्टियों के ट्रेड यूनियन भी अपने अपने हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये किससे एफिलिएटेड है? कांग्रेस पार्टी से, ये याद रखना होगा। दूसरा, हिंद मजदूर सभा, सॉरी भारतीय मजदूर सभा, भारतीय, जिसको शॉर्ट में कहेंगे बीएमएस, ये इससे किससे संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से। ठीक है, और अभी वर्तमान परिदृश्य यह है कि 2001 के बाद बीएमएस के जो सदस्य संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में एक तीसरा संगठन है, उसको बोलते हैं AITUC, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये किसके से एफिलिएटेड है? कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट माने CPI से। ठीक है, और इसके बाद में एक और है CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ये है CPM से रिलेटेड, C2। तो आज़ादी के बाद से जो इंटक है, इसका जो सदस्य संख्या था बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन 2001 के बाद से हम क्या देखते हैं कि BMS जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एफिलिएटेड है, जो मजदूर संघ है, वो सबसे ज़्यादा संख्या, बहुत सबसे बड़ा मजदूर यूनियन हो गया है। ठीक है, ट्रेड यूनियन, ये ध्यान रखिए। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रेड यूनियन में क्या क्या कमियां हैं? व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन ट्रेड यूनियन? ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से ट्रेड यूनियन का जो विकास हुआ उसमें क्या क्या कमियां हैं। पहला है प्रीडोमिनेंस ऑफ, छोटे छोटे जो ट्रेड यूनियन है उनकी बहुत ज़्यादा अधिकता है। ठीक है, और 3/4 ऐसे यूनियन हैं, मैंने 3/4 जिनकी सदस्य संख्या 500 से भी कम है। तो मतलब देश में ट्रेड यूनियन छोटे छोटे आकार के बहुत सारे मजदूर नेताओं ने अपने बना रखे हैं, अपने हित को साधन करने के लिए। ठीक है, दूसरा, इनका जो वित्तीय हालत है बहुत ही कमजोर है, क्योंकि छोटे छोटे गुट में बटे हुए हैं। तो ये जो फिनेंशियल जो वायबिलिटी होना चाहिए, जो वित्तीय ताकत होनी चाहिए, वो उनमें नहीं है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, इनका जो संगठन है उसमें जो अधिकारी उसके चलाने वाले हैं वो फुल टाइमर नहीं है। ठीक है। चौथा, इनका जो वर्क कल्चर है वो क्या है? निगेटिव है। निगेटिव क्या है? स्ट्राइक करो, धरना करो। ठीक है। तीसरा, इनके संगठन में फुल टाइम जो है वो अधिकारी नहीं है जो यूनियन को ठीक ढंग से चला सकें। ठीक है। कैजुअल हैं, समय पर खोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वित्तीय जो ताकत होनी चाहिए, क्योंकि आप फुल टाइम अधिकारी रखोगे तो आपको पेमेंट करना होगा।
तो चूंकि फिनेंशियली माने वित्तीय रूप से वो मजबूत नहीं हैं, इसीलिए उनका काम जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। दूसरा, हाँ, चौथा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इनका जो एटीट्यूड रहता है वो है निगेटिव। मतलब स्ट्राइक करो, धरना करो, गो स्लो हो जाओ, उत्पादन में जितना करना चाहिए उतना ना करो, ठीक है। और जब एक बार मांग पूरी हो जाए तो फिर ये शिथिल हो जाते हैं, ठीक है। किसी मांग को लेकर ही स्ट्राइक होगा ना, तो मांग जब पूरा हो गया तो फिर वो शिथिल हो गया ट्रेड यूनियन। लेकिन जो कंटिन्यूअस, जो हमेशा और लगातार जो है मजदूरों के हित में काम करना चाहिए, जैसे उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, उनकी बच्चे की पढ़ाई लिखाई के बारे में देखना चाहिए, मजदूरों के स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए, ये भी काम होना चाहिए ट्रेड यूनियन का। लेकिन ये काम इनके द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि बहुत सारे जो ट्रेड यूनियन हैं वो क्या है कि जातिवाद में जकड़े हुए हैं, क्षेत्रवाद में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ट्रेड यूनियन के नेता क्या हैं, बाहरी हैं, माने बाहर के नेता के द्वारा ट्रेड यूनियन का लीडरशिप अपने हाथ में रखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। दूसरा, देयर इज ए पॉलिटिकल राइवलरी, मतलब बहुत सारे ट्रेड यूनियन में राजनीतिक प्रतिद्वंदता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखेंगे कि एक फैक्ट्री में अनेक प्रकार के ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपस में ही लड़ते हैं अपना प्रभाव जमाने के लिए, ठीक है। तो इससे भी इनकी ताकत कमजोर हो जाती है और जो मिल मालिक है या प्रबंधन है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और ट्रेड यूनियन का जो ये सब जो माइनस पॉइंट है उसके कारण से उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी घटती गई है, ठीक है। जब तक बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं होगा तब तक प्रबंधन आपकी बात सुनेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब जो मैंने आपको माइनस पॉइंट बताए, और इसके बाद में जो सबसे जो माइनस पॉइंट हो गया है वो हुआ है एलपीजी। एलपीजी मतलब नहीं वो नहीं है, लिबरलाइजेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, उदारीकरण। प्राइवेट, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। ये मैंने आपको, अगर आप उस दिन क्लास में नहीं आए हैं तो आप यूट्यूब पर देखिए मेरा लेक्चर, ठीक है, कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। और मैंने प्लेलिस्ट में सोशियोलॉजी में आप देखिएगा तो ग्लोबलाइजेशन आपको मिल जाएगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों का उत्पत्ति हमारे देश में कब हुआ, 1991 के बाद, जब हमारे देश में नैप मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत में क्या हुआ, इसके तहत में पूंजीपतियों को ज़्यादा ताकत मिलने लगा, और चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पूंजीपति ने क्या किया कि वो जो बड़े बड़े जो उनके इंडस्ट्री थे उनको छोटे छोटे इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना करके सुदूर देहातों में, जहाँ पर मेन इंडस्ट्री वहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर, वहाँ पर उन्होंने बैठाना शुरू कर दिया। और चूंकि वहाँ पर लो कॉस्ट है, ज़मीन भी सस्ता है, मजदूर भी सस्ता है, तो वो क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन जो अभी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हो रहा था बम्बई में, वो ट्रांसफ़र होकर के बम्बई से 200 किलोमीटर दूर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उन्होंने लगाना शुरू कर दिया, ताकि ये जो मजदूर जो बार बार जो स्ट्राइक कर रहे थे उससे निजात पाया जाए, ठीक है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने से कैपिटलिस्ट को ये भी खतरा हो गया कि अगर हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, अगर वो बाजार से मैच नहीं कर रहा है, या मजदूर के जो हम मजदूरी दे रहे हैं उनसे ज़्यादा उनके समानांतर अगर उस यदि उत्पादकता नहीं हो रही है तो घाटे का सौदा होगा। घाटे का सौदा होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में उनका सामान बिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें ये भी देखना है कि मजदूरों के प्रॉब्लम क्या हैं और मिल मालिकों के प्रॉब्लम क्या हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन है कि मेजर्स टू स्ट्रेंथन, माना इस
ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं अगर ट्रेड यूनियन मजबूत नहीं होगा तो मजदूरों के हित मारे जाएंगे, और मजदूरों के अगर हित मारे जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, शोषण बढ़ जाएगा और मैनेजमेंट मनमानी पर उतर जाएगा। और आपने देखा होगा नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या लिखा हुआ है, वेतन और इंडस्ट्री माने प्रबंधन में भी मजदूरों को भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। ये राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगी जिसमें कि मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। अभी हमारा वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको पढ़िए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किताब में पढ़ने पर आपको 6 घंटा जो लगेंगे वो वीडियो पढ़ने में मुश्किल से 40 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 काम क्या करना होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रेड यूनियन की मजबूती के लिए क्या क्या प्रयास किया जाना चाहिए, तो पहला कि ट्रेड यूनियन जो इतने ज़्यादा संख्या में हो गए हैं उनमें एकता स्थापित करना जरूरी है। नंबर 2, एक इंडस्ट्री में माने एक फैक्ट्री में एक ही ट्रेड यूनियन काम करे, उससे क्या होगा कि उसको बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर एक ही फैक्ट्री में 7, 8, 10 ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं और 2 खींचातानी कर रहे हैं तो उनकी एक तो बार्गेनिंग कमजोरी हो जाती है, दूसरा मिल मालिकों को अपर हैंड मिल जाता है। तो अगर एक इंडस्ट्री है तो वहां पर एक ही ट्रेड यूनियन काम करे, चाहे वो बीएमएस का ट्रेड यूनियन हो या कांग्रेस का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है मजदूरों के ज़्यादा से ज़्यादा हित का संवर्धन करना। ठीक है। तीसरा, बहुत सारे ट्रेड यूनियन को जो बाहरी नेताओं ने कब्जा करके रखा है उसको हटाया जाए और उसके बदले में जो मजदूर हैं उन्हीं को नेता के रूप में स्थापित किया जाए, क्योंकि मजदूरों के हित के बारे में जितना वो जानते हैं उतना कोई नेता नहीं जानता है। ठीक है। चौथा, कि यूनियन के जो मेंबर्स हैं, खास करके जो वर्कर्स हैं, उनको ये समझाया जाए कि आपको देश के सर्वांगीण विकास के लिए, फैक्ट्री के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना है और उनको छोटे छोटे झगड़ों को, विवाद को लेकर के बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे कि उत्पादकता पर असर पड़े। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए। एक अभी जो जुडिशरी का जो रोल है वो भी हमारे जो है ट्रेड यूनियन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, खास करके 2003 के बाद जब वो स्ट्राइक को ही सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया। ठीक है, इससे बड़ा नुकसान हुआ है ट्रेड यूनियन का। और एक और जो माइनस पॉइंट हुआ कि जब से ये एलपीजी मॉडल शुरू हुआ है देश में, तो हम क्या देखते हैं कि जो रेगुलर जो मजदूर थे उसकी छटाई करके और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मजदूरों की नियुक्ति करना और ठेकेदारों को दे देना कि एक ठेकेदार को दे देगा तुम 200 मजदूर लेके आओ। अब जो मिल प्रबंधन है उसको मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी घुस गया है जो ठेकेदार है, जो ठेकेदार तरह तरह से मजदूरों का शोषण कर रहा है। ना उसको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है क्योंकि वो फैक्ट्री का हिस्सा नहीं है, ना उसको कोई मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है, ना वो उसको और जो दूसरे गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं इंश्योरेंस, ये सब से वो मरहूम हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, क्या बोलेंगे, अनुबंध पद हिंदी में अनुबंध, ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो गया है मजदूरों के हित के लिए। ठीक है। और ये हुआ है एलपीजी मॉडल 1991 के बाद, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है। और एक और माइनस पॉइंट हुआ है, जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है और जो स्किल्ड वर्कर का डिमांड बढ़ा है, तो आप देखेंगे कि आईटी जो वर्कर हैं वो स्किल्ड माने जाते हैं और उनके जो पे स्केल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके जो तनख्वाह होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो है वो हायर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हो गए हैं। अब ये स्ट्राइक में या दूसरे जो ट्रेड यूनियन के जो मोडस ऑपरेंडाई हैं, जो कार्य पद्धति है, उसमें विश्वास नहीं करते। वो ट्रेड यूनियन के मेंबर भी बनना नहीं पसंद करते। ठीक है। और ना स्ट्राइक वगैरह में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। तो ये भी एक माइनस पॉइंट हुआ है
जहाँ पर कि आईटी इंडस्ट्री के मैनेजर्स या जो, और एक और चीज़ हुआ आउटसोर्सिंग। आपने देखा होगा आउटसोर्सिंग क्या होता है दोस्तों? हाँ, आउटसोर्सिंग मतलब हुआ बाहर से हम बैठे हुए हैं दुबई में, हमारा काम यहाँ चल रहा है, ठीक है, या हमारा काम दुबई में बैठे हुए आदमी कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इसके बढ़ावा होने से भी मजदूरों के हित पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है, ठीक है। ये तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बता दिए। अब दोस्तों अब चलते हैं, 5 मिनट में खत्म करेंगे, आप ही ले मत लो। असंगठित क्षेत्र। दोस्तों असंगठित क्षेत्र में हम क्या देखते हैं? 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो एग्रीकल्चर लेबर, मैंने आपको बताया, जो कृषि क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, और दूसरा अदर देन एग्रीकल्चर, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है। कॉटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग। तुम लोगों से ज़्यादा हिंदी तो मुझे आती है। कुटीर उद्योग। अब ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, जैसे कि बीड़ी बनाना, जैसे कि आपका माचिस की तिल्ली बना लेना, जिसमें कि ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, लोग घर में ही बैठ करके 5-7 लोग पूरे फैमिली मिल करके कुटीर उद्योग बना लेते हैं, ठीक है। ये इनके भी मजदूर हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्या है? कृषि मजदूर। अब दोस्तों कृषि मजदूर की संख्या कितनी है? मैंने क्या बताया? 77%, 77% हैं, और ये इनमें बढ़ोतरी आज़ादी के बाद से बढ़ोतरी हुई है। वाई? बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द कंट्री। जो हरित क्रांति जो हुआ, उसका एक नुकसान क्या हुआ है? तो बहुत सारे जो मार्जिनल जो किसान थे वो लैंडलेस लेबर हो गए, वो भूमिहीन मजदूर हो गए। और ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला है? जो बड़े किसान, बिग फार्मर्स, ठीक है। तो ये जो लैंडलेस लेबरर, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई, लगभग 100% के लगभग 150% के लगभग वृद्धि हुई है आज़ादी के बाद से। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में। अब हमने आपको बताया कि हमारे जो एग्रीकल्चर लेबर हैं, कृषि मजदूर, ये इनके क्या क्या समस्याएं हैं। पहला मैंने कहा लो सोशल स्टेटस। क्यों है दोस्तों? इसमें अगर आप देखेंगे, अब इसको अगर हम बाइफरकेट करेंगे जाति आधार पर, तो आप क्या पाते हैं कि कृषि मजदूर में 80% जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। देखिए, ये भी एक विचित्र स्थिति है, ठीक है। अब 20% में एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग होंगे। कुछ ब्राह्मण भी मजदूरी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नगण्य है। अधिकांश जो तादाद है वो किसका है? शेड्यूल कास्ट। खास करके मैं उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इससे क्या हुआ है? पहले ही से इनका सोसाइटी में स्टेटस लो था, ये अशिक्षा के शिकार थे। अभी भी जो कृषि मजदूर में, जो मैंने आपको कहा कि पूरे कृषि मैंने जो असंगठित मजदूर है उसमें 77% जो है कृषि मजदूर हैं, और उस 77% में हम क्या देखते हैं कि जो बल्क है, जो सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो है शेड्यूल कास्ट का, ठीक है। और इसके कारण से जो हमने पहला समस्या क्या बताया कि लो सोशल स्टेटस, समाज में उनके प्रतिष्ठा बहुत कम होना, ठीक है। तो इनमें बार्गेनिंग कैपेसिटी का बहुत जबरदस्त अभाव है। जब तक दोस्तों आपको बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं होगा, आपकी तरक्की नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिए। और ये ट्रेड यूनियन क्या है? इट इज ऑल्सो ए टूल फॉर बार्गेनिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट। ये समझने की कोशिश करिए।
तो ये जो लो सोशल स्टेटस है दोस्तों, इसके ये क्यों है? बिकॉज इनमें शिक्षा का अभाव है, इनमें जागरूकता का अभाव है, सदियों से जागरूकता नहीं रही है, समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा माने स्टेटस हमेशा निचले पौधान पर रहा है। तो ये बार्गेनिंग का अभाव होने के कारण से ये एक एक्सप्लॉइटेड लॉट है, शोषित समाज है। ठीक है, शोषित समाज। शोषित समाज क्या होता है दोस्तों? ऐसा समाज जिसको कि जो कि शोषण का शिकार है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपको कहा कि ये जो कृषि मजदूर हैं वो असंगठित हैं, इनमें कोई मेल नहीं है। जिस तरह से इंडस्ट्रियल लेबर में हमने देखा, क्या देखा कि उन्होंने यूनियन बना के रखा हुआ, भले वो छोटा ही यूनियन क्यों न हो, लेकिन हम कृषि मजदूर में क्या देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं है। तो इसके कारण से जो जमींदार हैं, जो बड़े बड़े जो किसान हैं, जिसको कि उत्तर भारत में कुलक कहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपने शर्तों पर इनसे काम कराते हैं और सही ढंग से इन्हें मजदूरी नहीं मिलती है। ठीक है, और या उनके काम के घंटे भी नियत नहीं होते। तीसरा क्या है जो मैंने आपको कहा, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान में अधिकांश भाग में क्या है, अभी भी आप देखेंगे कि 55% हिस्सा हिंदुस्तान का, खास करके पश्चिम भारत का और दक्षिण भारत का जो डेक्कान का इलाका है, उसमें हम क्या देखते हैं, ड्राई लैंड एरिया है, जहां पानी का सख्त अभाव है। हमने इसके पहले वीडियो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा वीडियो आप देखिए, उसमें सख्त अभाव है। तो उससे क्या होता है, एक फसल होता है या दूसरा फसल होता है। ठीक है, अधिकांश समय क्या होता है कि हमारे जो कृषि मजदूर हैं वो बेरोजगार रहते हैं, बैठे रहते हैं घर पर, तो उनको कोई काम नहीं मिलता। चौथा फैक्टर क्या है कि कृषि के इतर अन्य क्षेत्रों में नौकरी का अभाव। यदि गांव देहातों में आप जाएंगे तो आपको क्या पता लगेगा कि वहां पर जो लोकल जो इंडस्ट्री होना चाहिए, जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अच्छे से बैठाए जा सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग बैठाए जा सकते हैं, उसका अभाव। तो कृषि में अगर मान लीजिए कि सीजनल रोजगार मिल रहा है, माने टेम्प्रोरी कुछ समय के लिए, सीजनल मतलब कुछ समय के लिए रोजगार, माने साल में 365 दिन होते हैं, तो 150 दिन काम मिला और 200 दिन काम नहीं मिला, तो ये उनके स्वास्थ्य, उनके जो आर्थिक स्थिति है उस पर विपरीत प्रभाव डालता है। और इसके बाद हमने लास्ट में बताया कि रूरल इंडेटेडनेस माने ग्रामीण ऋणग्रस्तता। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो कृषि मजदूर हैं वो एक बार अगर कर्ज में फंस जाते हैं तो उसके बाद में वो निकलने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती, और जिनसे ये कर्ज लेते हैं उनके ये बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। मतलब वो अपने आप को पौन कर देते हैं। अमूमन पौन किसको करते हैं? प्रॉपर्टी को, सोना को, चांदी को। लेकिन गांव देहातों में आप क्या देखते हैं कि अधिक लोग अपने आप को पौन कर देते हैं कि साहब हम आपके लिए काम करेंगे जब तक कि आपका कर्जा नहीं समाप्त होगा। तो ये जो रूरल इंडेटेडनेस है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। सरकार ने गांव के स्तर पर जो है वो बैंक खोला हुआ है, रीजनल रूरल बैंक खोला है, कमर्शियल बैंक भी गांव देहातों में अब ऑपरेट करने लगे हैं, SBI का बहुत बड़ा विस्तार हो गया है देश में, वो सब ठीक है। लेकिन अभी भी जो ऋणग्रस्तता है वो कृषि मजदूर इससे ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों अब हमें उपाय क्या करना चाहिए, यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन। आपको दोनों चीज़ लिखना है कि सॉल्यूशन क्या दोगे आप, हल क्या दोगे आप, आपका क्या सजेशन है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, वहां पर एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा। तो आप क्या कहोगे कि सबसे पहला रिमूवल ऑफ सर्फडम, बंधुआ मजदूरी जो है, जो हमने कहा कि ऋणग्रस्तता के कारण से वो अपने आप को पौन कर देते हैं, तो रिमूवल ऑफ सर्फडम, बंधुआ मजदूरी का खात्मा, समाप्ति। आपने जब इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री प्रोग्राम शुरू किया था 1975 के बाद में, तो एक इम्पॉर्टेंट नारा इसका ये भी था कि किसी भी प्रकार का जो बंधुआ मजदूरी है उसको समाप्त किया जाएगा, और जो इस प्रकार का धंधा में लगेगा
तो उस पर पेनल्टी ठोके जाएंगे, जेल भेज जाएंगे। और इसलिए एबोलिशन ऑफ सर्वडम एक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, ठीक है। तो पहला तो ये करना होगा। दूसरा, बेटर मिनिमम वेजेस, मैंने कम से कम जो है न्यूनतम जो मजदूरी है वो फिक्स किया जाना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने किया है, हर राज्य के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है कि आप मिनिमम वेजेस को निर्धारित करें और उससे कम पर किसी भी हालत में किसी मजदूर को कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। ये एक आपराधिक कृत्य होगा, ठीक है। आपने देखा होगा आर्टिकल 23 और 24 में क्या कहा गया है कि माने किसी प्रकार का जो शोषण है या जो बच्चों का शोषण, महिलाओं का शोषण या हाँ, तो ये सारे जो शोषण हैं उसको समाप्त किया जाता है। और ये आपको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार मिला हुआ है हर नागरिक को कि आप दूसरे को शोषण नहीं कर सकते। तो अगर आप मिनिमम वेजेस से, जो हर सरकार हर साल निर्धारित करती है और अलग अलग इलाकों के लिए भी अलग अलग निर्धारित हो सकता है, वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए कलेक्टर जारी करता आदेश, तो उसके तहत में बेटर मिनिमम वेजेस, बेहतर मिनिमम, कम से कम न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था होना चाहिए, आपको लिखना होगा। तीसरा, रिहैबिलिटेशन ऑफ, जो भूमिहीन मजदूर हैं उनका पुनर्स्थापना करना, भूमिहीन मजदूरों का पुनर्स्थापना। दोस्तों ये कैसे होगा? आप जानते हैं कि हमारे यहाँ देश में बहुत सारे जो जमीन हैं वो अभी भी बंजर पड़े हुए हैं। बहुत जगह उनको जमीन को रिक्लेम करने की जरूरत है। तो जब भी रिक्लेम मतलब जमीन को उपजाऊ बनाना, दैट इज कॉल्ड रिक्लामेशन। तो अगर जमीन को उपजाऊ बनाया गया है सरकार के द्वारा, तो वो जो सरप्लस लैंड, जो अतिरिक्त भूमि मिले, वो सारे भूमि को लैंडलेस लेबर, जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनमें बांटना चाहिए, ठीक है। तीसरा, जो सीजनल जो एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है कि कुछ दिनों के लिए उनको रोजगार मिलता है, तो एक और तरीका हो सकता है कि हमारे यहाँ इंटेंसिव प्लस, आपको मालूम है कि पूरा जो हमारे पास में जो उपजाऊ भूमि है, जिसको अंग्रेजी में अरेबुल लैंड कहते हैं, उसका 45% हिस्सा जो है ना हमारे देश में सिंचित भूमि है। उस सिंचित भूमि में इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो हम कह रहे हैं वो क्या होता है? इंटेंसिव क्या होता है? मतलब ये होता है कि जहां पर एक क्रॉप या दो क्रॉप हम लेते हैं, वहां पर 3-4 क्रॉप ले सकते हैं साल में। तो इससे क्या होगा? मल्टीपल क्रॉपिंग जब हम किसान लेने लगेंगे तो उससे क्या होगा? जो अभी जो मजदूरों को जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है कुछ दिनों के लिए और बाकी समय बैठे रहते हैं, वो क्या होगा? सालों भर वो इंगेज रहेंगे, ठीक है। एक ये है। तो जितना ज़्यादा हम एग्रीकल्चर में, कृषि में विकास करेंगे, उतना ज़्यादा जो सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है ना मजदूरों का, उससे हमें छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्या है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना। दोस्तों, जहाँ पर मान लो ईख का उत्पादन होता है, तो वहाँ पर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे तिलहन होता है, मान लो भिंड में सरसों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा? बहुत सारे मजदूर उसमें काम करने लगेंगे, तो जो प्रेशर ऑन जो लैंड है, ज़मीन पर जो बहुत ज़्यादा दबाव है लोगों का, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वो दबाव कम हो जाएगा। तो ये चौथा, पांचवा कारण हमने बताया आपको। और इसके अलावा 2-3 कारण और है कि जो किसान जो असंगठित जो हैं, उनको संगठित होना पड़ेगा। और कृषि मजदूर, जिस तरह से ट्रेड यूनियन की स्थापना औद्योगिक मजदूरों के द्वारा किया गया है विभिन्न फैक्ट्रियों में, उसी तरह से कृषि मजदूर भी अपने क्षेत्रों में एक संगठन बनाएं, ताकि जो बड़े बड़े किसान हैं, जो जमींदार हैं अभी भी, या कुलक हैं, जो बिग लैंडलॉर्ड हैं, उनके साथ में वेजेस के मामले में बार्गेनिंग कर सकें और उनके काम के घंटे नियत हो सकें। तो टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन बनाएं, ठीक है। इसके बाद
रोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे जो सरकार के द्वारा जो पब्लिक वर्क्स या रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन या तालाब खुदवाने काम किए जाते हैं, उनमें इनकी सहभागिता करना। सहभागिता कैसे होगा दोस्तों? जब किस मजदूरों के द्वारा कोऑपरेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहकारी संगठन। मजदूरों के द्वारा सहकारी संगठन बना करके मजदूर अपने हाथ में खुद इन कामों को ले, तो उसे क्या होगा? जो रोड के काम हैं, तालाब निर्माण के काम हैं, स्कूल भवन के निर्माण करने का काम है, ये सारे काम यदि उनके द्वारा ले लिया जाएगा तो बीच में जो ठेकेदार का जो सिस्टम है और ये केवल मजदूरी का काम करते हैं, उससे इन्हें निजात मिल जाएगा। समझ रहे हैं? टू फॉर्म द कोऑपरेटिव, मजदूरों के द्वारा कोऑपरेटिव संगठन का निर्माण करना। और जो सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो पब्लिक वर्क्स काम किए जाते हैं, जैसे तालाब देखिए गांव में रोड का निर्माण होता है, सड़कों का ये तालाब का निर्माण सरकार कराती है, स्कूल भवन का निर्माण कराती है, लैंड के डेवलपमेंट का काम कराती है, ताकि जो बहुत सारे जमीन क्या हो गए हैं? उथले हो गए हैं, बहुत सारे जमीन बंजर हो गए हैं, उसको भी बंजर को उर्वरा करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। अब अभी क्या हो रहा है? अभी ठेकेदारों के द्वारा हो रहा है। अगर मजदूरों का कोऑपरेटिव संगठन हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? इनके जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। मैं उसका एक वानगी देता हूँ, 1 मिनट का समय बता देता हूँ कि मैं चूँकि झाबुआ अलीराजपुर में वहाँ पर पुलिस अधीक्षक SDOP एडिशन रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जब तक आदिवासी बड़ौदा में या गुजरात में मजदूरी करते थे तब तक उनका आर्थिक विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्होंने मेसन का काम करना शुरू किया, मतलब मेसन मतलब जो मकान बनाने का काम जो है, मिस्त्री क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, काम शुरू किया, उन्होंने ठेके पर काम लेना शुरू किया। उन्होंने ठेके पर काम लेना शुरू किया कि ठीक है ये मकान हम बनाएंगे और 150-200 रुपये की दर से हम इसको मकान को जोड़ेंगे। उस दिन से उनमें ज़बरदस्त विकास हो गया। उन्होंने अपने साथ जो दोस्त थे 15, 20, 25, उन्होंने एक गुट बनाया, टीम बनाया, और टीम बना करके उन्होंने ठेका लेकर के काम करना चालू किया। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक गांव में झाबुआ अलीराजपुर में 15 से 20 मकान बन रहे हैं। जो पहले वो झुग्गी झोपड़ी में 2001, 2002 में भी मैंने काम किया, वहाँ रहते थे, अभी आपको डबल मंजिल के मकान मिलेंगे। और ये विकास कैसे हुआ है? बिकॉज ऑफ द कोऑपरेटिव। उन्होंने 15-20 लोगों को, चूंकि वो मजदूरी करते करते उनमें एक हुनर डेवलप हो गया है, अब वो ठेका ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो बीच के बिचौलिया, जो मिडिल मैन थे, जो इनके सारे पैसे खा जाते थे और केवल इनको मजदूरी के पैसे देते थे, आज वो क्या हो गए? सारे लाभ उनको खुद उनके कोऑपरेटिव को मिल रहा है। तो मैंने क्या कहा? टू फॉर्म कोऑपरेटिव ऑफ लेबर्स। और ये क्या करेंगे? सरकार के द्वारा जो भी वेलफेयर के काम या कल्याणकारी कार्य गांव देहातों में किए जाते हैं, ये मजदूर उसको लेंगे। कोई बीच में कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, बिचौलिया नहीं होगा, ठीक है? तो सारे जो लाभ होंगे वो ये कोऑपरेटिव के पास जाएंगे और ये मजदूर उसमें हिस्सा बांट लेंगे, ठीक है? ये तरीका है। और इसके अलावा आपने देखा होगा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टाइम नहीं अभी, तो इसीलिए मैं अभी इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा मनरेगा, देखा होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, है ना? इसमें क्या है कि 100 दिन तक परिवार के एक सदस्य को जरूर मजदूरी दी जाएगी। ये जो प्रोग्राम है, ये 2005 में जो लागू हुआ, ठीक है? इसके बाद में 2013 में इसमें कानून बन गया है, जिसको पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। और ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे रोजगार गारंटी प्रोग्राम शुरू किया था, और चूंकि सक्सेसफुल हुआ, इसलिए केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर इसको शुरू किया। अभी भी आप देखें, कोरोना काल में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 40,000 करोड़ जो वार्षिक आवंटन था, उसको क्या किया? जब मजदूर गांव, शहरों से गांव की तरफ भागने लगे तो उसको उन्होंने डबल कर दिया, अपना 80,000 करोड़ का बजट कर दिया, ताकि लोग भूखमरी की समस्या से परेशान नहीं हो, ठीक है? ये बहुत बड़ा काम है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि रोजगार के जो अवसर हैं उसको केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भी अधिक से अधिक मौका देना होगा, ताकि कृषि मजदूर जो है वो ऋणग्रस्तता का शिकार नहीं हो और उनका जो जीवन स्तर है वो अधिक से अधिक बेहतर हो। तो आज का उद्बोधन मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों को कोई अगर पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं।